क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का पूरा 14 और 15 के जैसा है। अगर 16 समझ लेते हैं तो 14 15 एकदम सेम क्वेश्चन रहेगा। देखो बोले है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व पे हम लोग को पॉइंट्स बताना है, यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। एट विच द टैंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं ना। अगर हम लोग से बोला जाएगा टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब डी वाई डी एक्स क्या होता है? जीरो होता है ना। स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर बोलेगा हम लोग से पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका मतलब डी वाई डी एक्स हम लोग यहाँ पे क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? जीरो। तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इट इम्प्लाइज दैट डी एक्स डी वाई क्या? जीरो। तो हम लोग से बोला है एक्स और वाई का वैल्यू बताइए जब टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो देखो डी वाई डी एक्स ऑलरेडी हम लोग को जीरो मिल गया। अब इसको हम लोग आके डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से डी वाई डी एक्स निकालेंगे और उसको इक्वल टू जीरो सेट कर देंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो लिखेंगे सीन्स सीन्स द tangent is parallel to the tangent is parallel to x axis are parallel, therefore dy dx इक्वल टू क्या होगा? जीरो। अब जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे नाउ एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल्स टू क्या है? 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ से डी बाई डी एक्स निकालेंगे, इक्वल टू जीरो सेट कर देंगे। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो 1/4 कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। उसी तरह 1/25 बाहर आएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डी वाई डी एक्स। याद है ये भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। 2y डी वाई डी एक्स और इक्वल टू में क्या? 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब यहाँ पे और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 2 1 जा 2 2 जा कट होगा तो क्या बचेगा? x/2। यहाँ पे तो कट नहीं होगा तो बचेगा 2y/25। और ये जो डी वाई डी एक्स देख रहे हो इसके लिए क्या बैठा सकते हैं? देखो इसके लिए हम लोग जीरो बैठा सकते हैं, तो हो जाएगा इंटू जीरो और इक्वल टू में क्या है? जीरो। ये पार्ट देखो पूरा खत्म हो गया, पूरा ये पार्ट खत्म, जीरो से मल्टीप्लाई करके पूरा जीरो हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा फाइनली? x/2 इक्वल टू जीरो। अगर हम 2 को ऐसे क्रॉस करते जीरो की तरफ तो 2 इंटू जीरो क्या होगा? जीरो। तो ये हो गया हम लोग का x का वैल्यू। लेकिन पॉइंट्स ऑन द कर्व मतलब क्या होता है? x का वैल्यू साथ में y का वैल्यू। तो देखो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में जाकर के x का वैल्यू पुट कर देंगे, निकल जाएगा y का वैल्यू। लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू जीरो इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे जीरो बैठा देंगे, तो हो जाएगा 0/4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल्स टू 1। तो ये पार्ट तो जीरो हो गया। अब 25 को ऐसे क्रॉस कर दो 1 के पास, तो 25 बन जा 25। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, स्क्वायर वहाँ जाएगा तो बनेगा प्लस माइनस रूट 25, प्लस माइनस 25 का रूट 5, प्लस माइनस 25 का रूट 5। तो देखो रिक्वायर्ड पॉइंट सब क्या हो जाएगा? लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो जाएगा? देखो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू +5 एंड फिर देखो x का वैल्यू 0 होगा लेकिन y का वैल्यू क्या होगा? -5 होगा। ये हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड पॉइंट्स। कब? जब हम लोग का टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा तब। लेकिन सेकंड क्वेश्चन देखो पैरेलल टू y एक्सिस है। जब y एक्सिस का पैरेलल होगा मतलब डी वाई डी एक्स क्या होगा? इन्फिनिटी। एंड डी एक्स डी वाई तब क्या हो जाएगा? उसका उल्टा 0 हो जाएगा। तो अब तुम लोग को इस कंडीशन को देख के समझ में आ रहा होगा कि इक्वेशन 1 को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए। बोलो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें या y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें? अगर हमको dx dy जीरो यूज करना है, अगर हमको dx dy अगर यूज करना है, हमको जीरो ये वाला यूज करना है, तो जाहिर सी बात है इक्वेशन 1 को हम लोग को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए, तब ना हमको dx dy मिलेगा। तो चलो करते हैं। x²/4 प्लस y²/25 इक्वल्स टू क्या है? 1। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब देखो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो 1/4 बाहर, x² का डिफरेंशिएशन 2x, लेकिन x को कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो साथ में क्या आ जाएगा? dx dy। अब यहाँ आ जाओ 1/25 बाहर, y² को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में ना, तो क्या होगा? सिर्फ 2y। इसके लिए अलग से dy dx कुछ नहीं आएगा।
इक्वल टू 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। अब देखो dx dy के लिए हम लोग क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, तभी तो हम लोग y के रिस्पेक्ट में किए हम लोग। अब देखो इसके लिए अगर 0 बैठाते अगर हम लोग x/2, इसके लिए 0, यहाँ पे क्या होगा 2y/25 इक्वल्स टू में क्या 0। अब देखो ये पार्ट पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या 2y/25 इक्वल टू 0। 25 पे से क्रॉस करो तो 25 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। y को रोक लेते हैं, 2 नीचे ऊपर 0, क्या हो गया 0। लेकिन पॉइंट्स ऑन द कर्व मतलब क्या, x का भी वैल्यू बताना होगा, तो उसके लिए y का वैल्यू 0 हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जहाँ पे y है वहाँ पे 0 बैठा देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग। तो हो जाएगा देखो x²/4 प्लस y के लिए 0/25 इक्वल टू में क्या 1। तो ये पार्ट तो पूरा 0 हो गया। 4 को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 वन जा 4, तो x² इज इक्वल्स टू 4, स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा ±√4, यानी कि ±2। किसका वैल्यू हो गया x का हो गया। तो अब देखो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या बनेगा हम लोग का, लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो जाएगा देखो, x के लिए एक बार +2 लेंगे और y क्या होगा 0, 2,0 एंड फिर x के लिए -2 लेंगे और y के लिए 0, तो हो जाएगा -2,0। हो गया, कितना इजी था। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व पे देखो हम लोग को एक पॉइंट बताना होगा, द टेंजेंट एट विच वन ऑफ विच इज पैरेलल टू द लाइन। जिस पर जो टेंजेंट बनेगा वो इस लाइन के साथ क्या है पैरेलल है। तो अब देखो इस कर्व पे एक टेंजेंट बनेगा जो इस लाइन के साथ पैरेलल है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस कर्व पे जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों क्या होगा इक्वल। व्हाई, बिकॉज द टेंजेंट एंड द गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो चलो इसका स्लोप निकालते हैं एंड इसका स्लोप निकालते हैं, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे और इक्वेशन नंबर 1 उतार दो, x² + y² इक्वल्स टू 13 और यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3y इक्वल्स टू 7। देखो उसको ना दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट डिवाइड dx निकाल के इक्वेट कर दो, या फिर वो पॉइंट को लेट कर सकते हो जिस पर ये टेंजेंट बन रहा है या जिस पर ये पैरेलल है। जैसे वो जो बोला ना फाइंड द पॉइंट्स, उसको हम लोग a, b या x1 y1 भी लेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी हो जाएगा। ठीक, देखो जैसे अब समझ में तो आ गया, इसका डिवाइड dx निकालना होगा, इसका डिवाइड dx निकालना होगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे काम हो जाएगा। तो देखो इसका डिवाइड dx निकालने के लिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो हो जाएगा 2x + y² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 2y और साथ में क्या लग जाएगा डिवाइड dx। 13 का डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ से डिवाइड dx को सॉल्व कर लो, तो डिवाइड dx क्या हो जाएगा -x/y हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। अब देखो स्ट्रेट लाइन का स्लोप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक, अगर तुम इसको चाहो तो y = mx + c के फॉर्म में ले लो, तो तुम्हारा m क्या होगा स्लोप, या फिर इसको भी डिफरेंशिएट करके यहाँ से डिवाइड dx निकाल सकते हैं, वो भी स्लोप होगा। चलो इस बार डिफरेंशिएट करके कर रहे हैं, पिछले बार तो हम लोग y = mx + c किए थे, इस बार डिफरेंशिएट किया जाए। तो बोलो 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3y, तो y का डिफरेंशिएशन dx और 7 का डिफरेंशिएशन 0 +2 वहां जाएगा तो क्या बनेगा -2 बनेगा। डिवाइड dx को रोक लो, 3 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर -2। ये हो गया हम लोग का स्लोप ऑफ लाइन। तो लिखेंगे सीन्स द टेंजेंट एंड द लाइन 1, सॉरी लाइन 2, इक्वेशन 2 वाला जो लाइन है, आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ पैरेलल है, देयरफॉर दोनों का स्लोप क्या होगा इक्वल होगा। तो -x/y इज इक्वल्स टू -2/3, माइनस कट, y को ऐसे क्रॉस कर दो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2y/3 हो जाएगा। x का वैल्यू हो गया 2y/3। अब एक काम करते हैं, जो x का वैल्यू है ना उसको जा करके इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। अच्छा बहुत बच्चे लोग भूल से क्या करते हैं, इसको जा करके इक्वेशन 2 में पुट कर देता है, अब वहाँ से y का वैल्यू निकाल लेता है, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि
तुमको तो कर्व पे पॉइंट निकालना है ना, जैसे एक कर्व बन रहा है उस कर्व पे पॉइंट निकालना है। तो जाहिर सा बात है एक्स और वाई का जो वैल्यू निकालना है, कहाँ से, कर्व से निकालना है ना। वो तो पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो इस लाइन के साथ पैरेलल है, वो लाइन कहाँ है पता नहीं हम लोग को, ठीक है ना। हम लोग को कर्व पे पॉइंट चाहिए ना, तो इसीलिए एक्स का वैल्यू इक्वेशन में, वो कर्व के इक्वेशन में पुट करना, भूल से वहां पुट मत कर देना। पॉइंट्स ऑन दी कर्व, देखो पॉइंट्स ऑन दी कर्व, तो कर्व के इक्वेशन में पुट करके हम लोग को वैल्यू निकालना होगा। तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 2y/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ पे x है वहाँ इसको बैठा देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 4y² प्लस y² इक्वल्स टू में 30। अब वही पुराने एलसीएम एलसीएम का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ 1 है तो 9, यहाँ हो जाएगा 4y² प्लस 9y² इक्वल्स टू 13। ऐड करेंगे तो 13y² बाई 9 इक्वल्स टू 13। ऊपर पर कैंसिल, 13 वन जा 13 वन जा। अब क्रॉस कर देंगे तो 9 1 से क्रॉस होगा तो क्या हो जाएगा, 9 वन जा 9, स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस माइनस √9 बना, यानी कि प्लस माइनस 3। अब ये जो y का वैल्यू है इसमें वापस लाओ, इसको इक्वेशन 3 कर दे रहे हैं। y का वैल्यू हम लोग लाएंगे इक्वेशन नंबर 3 में और बारी बारी यहाँ पर पुट किया जाएगा। लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल्स टू +3 इन इक्वेशन नंबर 3। जब y का वैल्यू यहाँ पे +3 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो x का वैल्यू हो जाएगा 2। फिर लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल्स टू -3। y का वैल्यू जब -3 यहाँ पे लाके पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, -2 हो जाएगा। x का वैल्यू -2 हो गया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट कौन सा पॉइंट है, तब देखो एक है हम लोग का 2,3 और एक है हम लोग का -2,-3। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। हम लोगों को टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन बताना है। याद है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था, y - y1 इज इक्वल्स टू m, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड क्या था x - x1। यानी कि अगर हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है तो हम लोग को दो चीज़ पता होना चाहिए। जिस पॉइंट पर टेंजेंट बना है यानी कि x1 y1 पता होना चाहिए एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट पता होना चाहिए। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या था, y - y1 इज इक्वल्स टू, यहाँ भी m ही लिख लो या फिर ऐसे लिखो -1/m x - x1। यानी कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताने के लिए भी हम लोग को दो चीज़ पता होना चाहिए। जिस पॉइंट पर नॉर्मल बनेगा x1 y1 वो बताना है और साथ में स्लोप ऑफ नॉर्मल भी हम लोग को पता होना चाहिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 करते हैं, 2 करेंगे क्वेश्चन नंबर। तो देखो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट या नॉर्मल बने वो पता है हम लोग को 1,3, यानी कि x1 y1 हम लोग जानते हैं। बस क्या पता होना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट पता होना चाहिए एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नंबर 2 देखो, y इज इक्वल टू x⁴ - 6x³ प्लस 13x² - 10x+5 एट 1,3, यानी कि x1 क्या है 1 और y1 क्या है 3। ये हम लोग को पता है, बस स्लोप ऑफ टेंजेंट पता करना होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx, यानी कि डिफरेंशिएट करना होगा बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा 4x³, यहाँ हो जाएगा 18x², यहाँ हो जाएगा 26x एंड -10। अच्छा अभी ये पूरा हम लोग का स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं हुआ क्योंकि हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू बैठा सकते हैं। देखो x के लिए क्या बैठाएंगे 1 बैठाएंगे, तो लिखेंगे dy/dx एट 1,3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 3, पर y तो कहीं दिख नहीं रहा है तो सिर्फ जहाँ जहाँ x वहाँ क्या बैठाएंगे 1 बैठाएंगे हम लोग। तो दिखने में हो जाएगा देखो 4 1 पे क्यूब, 18 1 पे स्क्वायर, 26 1 -10। तो हो जाएगा 4 - 18 प्लस 26 - 10। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 26 + 4 30, 30 - 18 12, 12 - 10 2। तो यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया 2 हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा,
y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन के लिए क्या बैठाएंगे हम लोग, 3 बैठाएंगे, डी वाई डी एक्स यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, x माइनस एक्स वन तो एक्स वन के लिए 1 बैठाएंगे, तो y माइनस 3 2x माइनस 2, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई, और एक साइड ही कर ले रहे हैं 2x माइनस वाई, और हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग को चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल पता होना चाहिए। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो आराम से निकल जाएगा। देखो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग का होता है -1 बाई डी वाई डी एक्स होता है। अब बोलो डी वाई डी एक्स की जगह में क्या बैठाएंगे, 2 बैठा देंगे हम लोग, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, -1/2 हो गया। अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन -1 बाई डी वाई डी एक्स, और यहाँ पे x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन के लिए वही 3 बैठेगा, -1 बाई, तो इसके लिए हम लोग क्या बैठाएंगे, देखो 1/2 बैठाएंगे, -1/2, और क्या है x माइनस एक्स वन यानी कि 1। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हो जाएगा हम लोग का 2y माइनस 6, यहाँ पे -6 + 1, तो हो जाएगा x + 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लिए, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। फिर हम लोग क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पे एट द पॉइंट ये। देखो हम तुम लोग क्या बताए थे अभी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम लोग को 2 चीज़ चाहिए, जिस पॉइंट पर टेंजेंट बन रहा है यानी कि x1 y1 पता होना चाहिए, एंड सेकंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ देखो हम लोग को पॉइंट पता है, x1 y1 पता है हम लोग, बस क्या निकालना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। कहाँ से निकलेगा, इस इक्वेशन से निकल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो √x + √y इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। तो बताओ √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x, √y का डिफ्रेंशिएशन 1/2 √y, लेकिन y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो साथ में क्या लगेगा, dy dx इज इक्वल टू a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अब यहाँ से हम लोग dy dx को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो dy dx को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा देखने में ऐसा, 1/√y, ये वहाँ जाएगा तो क्या होगा, -1/√x। तो dy dx यहाँ से क्या हो जाएगा, dy dx यहाँ से हो जाएगा -√y/√x। यहाँ 1/2 को कॉमन लेके वहाँ भेज दिए तो 0 हो गया, तो ये हो गया। अब लिखेंगे dy dx एट a²/4 a²/4। तो दिखने में क्या हो जाएगा, देखो x के जगह में भी हम लोग a²/4 बैठाएंगे, y की जगह में भी a²/4, तो a²/4 बाई a²/4 -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो हम लोग क्या निकल गया, -1 निकल गया, बस अब हो गया, तो काम खत्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन के लिए क्या, a²/4, dy dx के लिए क्या, -1, फिर x माइनस a²/4, तो हो जाएगा y माइनस a²/4, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो -x, और यहाँ पे प्लस a²/4। अब a²/4 को यहाँ ले लेंगे तो x भी यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा x + y माइनस a²/4 इक्वल टू 0। तो x + y माइनस a²/4 क्या हो जाएगा, -a²/2 इज इक्वल टू 0। अब 2 से लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे क्या होगा, ये पाई वाला 2 हट जाएगा, लेकिन हो जाएगा 2x + 2y माइनस a² इक्वल टू 0। हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। 22 पार्ट 2,
देखो बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फिर हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है जहाँ पे एक दे दिया है साइन 3t, वाई हम लोग का कॉस 2t, और किस पर है देखो t इक्वल्स टू π/4 पे। तो देखो हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताने के लिए दो चीज़ चाहिए ना, x1 y1 चाहिए और स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। इस बार ना ही हम लोग को x1 y1 पता है और ना ही हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, लेकिन हाँ उसके लिए हम लोग को एक क्लू, एक हिंट जरूर दिया हुआ है। देखो हमको t का वैल्यू पता है π/4। सोचो अगर हम यहाँ पे t का वैल्यू π/4 बैठा दें तो x का वैल्यू निकल जाएगा मुझका, यानी कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता चल जाएगा। उसी तरह अगर हम t का वैल्यू यहाँ लाके पुट कर दें तो y का वैल्यू पता चल जाएगा, यानी कि y का जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो पता हो जाएगा हम लोग को। तो हम लोग सबसे पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट की तरफ जाएंगे। हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू क्या है देखो साइन 3t, तो t का वैल्यू क्या है हम लोग के पास में π/4 है, तो लिखेंगे x इज इक्वल्स टू साइन 3 और t के लिए π/4, सिंस t इज इक्वल्स टू π/4, इसीलिए अब बोलो साइन 3 π/4 यानी कि 135 डिग्री, वैल्यू याद है नहीं याद है, हम लोग तो 90 तक याद किए। तो यार इसको हम लोग क्या करते थे, क्वाड्रेंट घुमाते थे ना। साइन 3 π/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 क्या होगा 3/4 होगा, एलसीएम लेंगे तो। लेकिन एलसीएम ले मत लेना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा ऐसे तोड़ करके। पाई माइनस π/4 बोलो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हम लोग का पाई है, माइनस यानी कि पीछे हटो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। पाई है तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रह जाएगा, तो लिखेंगे साइन। अब इसका काम खत्म हो गया, क्या बचा π/4, यानी कि साइन π/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2। ये निकल गया हम लोग का x कोऑर्डिनेट। उसी तरह y के पास आएंगे, देखो y क्या हम लोग का cos 2t, तो लिखेंगे cos 2 और t के लिए π/4, 2 1 जा 2 2 जा कट करो तो हो जाएगा cos π/2, cos π/2 यानी कि cos 90 डिग्री क्या होता है 0 होता है। ओके, अब देखो हम लोग को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हम लोग को पता चल गया, यानी कि x1 y1 का वैल्यू पता हो गया, x1 हो गया 1/√2 और y1 क्या होगा हम लोग का 0 होगा। अब हम लोग चलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट में, लेकिन ये तो थोड़ा स्पेशल टाइप का है। याद है एक्सरसाइज नंबर 5.10, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अरे इस एक्सरसाइज में हम लोग किए, हम लोग अगर हम लोग को dy/dx निकालना होगा तो हम लोग को पहले dy/dt निकालना है, उसके बाद dx/dt, देन दोनों को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो हम लोग क्या मिलेगा dy/dx मिलेगा। तो चलो पहले इसको डिफरेंशिएट करें, x इक्वल्स टू साइन 3t है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो dx/dt क्या हो जाएगा cos 3t, फिर 3t का डिफरेंशिएशन 3, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। उसी तरह dy/dt देखो क्या होगा, y इक्वल्स टू है cos 2t, तो dy/dt क्या हो जाएगा, dy/dt हो जाएगा माइनस साइन 2t और 2t का डिफरेंशिएशन 2। फाइनली हम लोग को मिलेगा अब क्या dy/dx नहीं मिलेगा, क्योंकि dy/dx मतलब ये होता है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इस हिसाब से हम लोग का dy/dx का फॉर्मूला क्या बनता था याद है, dy/dt और नीचे क्या होता है dx/dt होता है। अब बोलो dy/dt की जगह हम क्या बैठा सकते हैं, dy/dt की जगह हम बैठा सकते हैं -2 साइन 2t और dx/dt की जगह हम क्या बैठा सकते हैं 3 cos 3t। अब देखो एट t इक्वल्स टू π/4, अब बताओ π/4 पर dy/dx हम लोग का क्या होगा, तो t के लिए फिर से बैठाया जाएगा π/4, तो देखो लिखेंगे dy/dx क्या हो जाएगा देखो -2 साइन 2 t के लिए π/4, फिर नीचे लिखेंगे हम लोग 3 cos 3 t के लिए π/4, तो -2 साइन या 2 1 2 2 कट कर दो तो क्या हो जाएगा π/2, और यहाँ 3 cos, जैसे यहाँ पे क्वाड्रेंट घुमाए थे वैसे यहाँ क्वाड्रेंट घुमाएंगे, cos 3 π/4 को हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे cos पाई माइनस π/4। अब बोलो पाई माइनस π/4 माने कौन सा क्वाड्रेंट, पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव होता है यहाँ पे, तो -3 cos, पाई का काम खत्म, क्या बचा π/4 और ऊपर क्या है 2 साइन π/2। चलो वैल्यू बैठा लेते हैं, बोलो साइन π/2 यानी कि साइन 90 का वैल्यू 1 और नीचे 3 cos π/4 यानी कि cos 45 का वैल्यू 1/√2। अब √2 को कन्वर्ट करके ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा 2√2/3, साथ में माइनस लग गया।
ये क्या निकला हम लोग का स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जिस पॉइंट पर टेंजेंट बन रहा है वो भी हम लोग को पता है, क्या क्या है, एक है 1/√2 और दूसरा क्या है 0। इन दोनों कंसेप्ट को मिला करके हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता सकते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन का वैल्यू क्या बैठाएंगे 0, स्लोप क्या निकला हम लोग का देखो -2√2/3 एंड x माइनस x1, x1 क्या है देखो 1/√2 है। बस अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और किया जाए जहाँ तक हो पाएगा। देखो यहाँ y है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2/3x माइनस यहाँ पे √2 कैंसिल तो क्या बचेगा 2/3। अब दोनों को उठा के यहाँ ले आओ, या फिर 3 से बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिखने में कैसा होगा 3y इज इक्वल टू 2√2x माइनस 2, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। अब इसको एक जगह कर लेंगे 2√2x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का फाइनल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट 1, ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है, इसको बनाने का तरीका भी हट के रहेगा, आंसर भी हट के रहेगा। देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल द लाइंस, सभी लाइन का हम लोग को इक्वेशन बताना होगा हैविंग स्लोप 2, हर लाइन का स्लोप क्या है 2 है। फिर बोला एंड द टेंजेंट टू द कर्व, यानी कि वो जो लाइन है वो तो खुद एक टेंजेंट है ना, तो उसका स्लोप कितना दिया है, माने टू द कर्व क्या है 1/x-3, स्लोप क्या है 2। टेंजेंट क्या है स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप दे दिया 2, और वो इस कर्व पे लाइन टेंजेंट बना रहा है कर्व पे। तो हम लोग को जो है उस स्ट्रेट लाइन का यानी कि टेंजेंट का इक्वेशन बताना होगा। इजी क्वेश्चन है, कर्व का इक्वेशन दे दिया, इस पर जो टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप 2 है, अब उसका इक्वेशन बता देना है। तो देखते हैं क्या सच में उसका इक्वेशन बनेगा भी कि नहीं, वो चेक करेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले काम करते हैं, देखो लिखेंगे स्लोप क्या है 2, और वो कर्व का इक्वेशन क्या है देखो y इज इक्वल टू 1/x-3। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे dy dx निकालेंगे, उसके बदले में 2 बैठा देंगे हम लोग। तो dy dx, अब देखो यहाँ तो लग जाएगा डी डी एक्स और 1/x का फॉर्मूला, डी डी एक्स और 1/x क्या होता है -1/x², यानी कि -1/x-3 पे होल स्क्वायर। अब देखो डी वाई डी एक्स तो क्या है स्लोप है ना, उसके जगह हम क्या बैठाएंगे 2 -1/x-3 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हो जाएगा 2x-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1। यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होगा a² + b² -2ab, यहाँ पे -1। तो यहाँ हो जाएगा 2x² + 9 - 6x, यहाँ पे -1। तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2x² + 2 9 = 18 -2 6 = 12x, और यहाँ पे क्या है -1। -1 को यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा 2x² - 12x + 19 = 0। मिडल फैक्टर तो हो नहीं पाएगा, सीधा आचार्य लगाते हैं हम लोग। सीधा आचार्य फॉर्मूला क्या याद है, जैसे ax² + bx + c = 0, तो इसमें सीधा आचार्य फॉर्मूला क्या होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो जरा कंपेयर कर लो, देख लो a की जगह में क्या है, b की जगह में क्या है, c की जगह में क्या है, कंपेयर कर लो। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं यूजिंग सीधा आचार्य फॉर्मूला, यूजिंग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। क्या है x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो देखो b की जगह हम क्या बैठा सकते हैं -12 ± √/-12 पे स्क्वायर -4 इंटू AC, a के लिए 2 और c के लिए क्या है 19, अब बाई में 2a यानी कि 2 इंटू 2। तो यहाँ पे हो जाएगा +12 ± √144, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 8 152, 4 इंटू 2 इंटू 19 कितना होगा 152, और बाई में क्या है 4। तो 12 प्लस माइनस, अब इसको माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा बाई 4। अब देखो रूट के अंदर माइनस आ गया ना,
यानी कि x का वैल्यू क्या है, इमेजिनरी है, नॉट पॉसिबल। तो लिखेंगे इज एन इमेजिनरी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो x पॉइंट निकाल रहे हैं ना, पॉइंट ऑन द कर्व, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर वो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो जाहिर सी बात है उस पर टेंजेंट नहीं बना होगा। अगर उस पर टेंजेंट नहीं बना है तो इसका मतलब उसका स्लोप 2 नहीं है। जब हम लोग का टेंजेंट नहीं बन रहा है, स्लोप नहीं हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि जो 2 स्लोप दिया हुआ था टेंजेंट का वो सही नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग लिख देंगे therefore the given curve has no tangent having slope 2। कोई ऐसा टेंजेंट ही नहीं है जिसका स्लोप क्या होगा, 2 होगा, इसलिए तो ये इमेजिनरी हो गया। यानी कि यहाँ पे कोई भी लाइन, कोई भी इक्वेशन नहीं बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। फिर क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है टू द कर्व, इस कर्व पे टेंजेंट बन रहा है विच इज पैरेलल टू। अच्छा पैरेलल वाला तो बहुत बार बना लिया, अब इसको छोड़ते हैं, परपेंडिकुलर वाला बनाते हैं। तो इस कर्व पे एक टेंजेंट बनेगा और वो टेंजेंट इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन, उन दोनों के पास स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, है ना। टेंजेंट एंड द गिवन लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप मस्ट बी इज इक्वल्स टू -1। तो चलो दोनों का स्लोप निकालते हैं और दोनों का स्लोप के प्रोडक्ट को -1 सेट कर देंगे, वहां से एक्स वाई हम लोग को निकल जाएगा। यानी कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट बन रहा है वो पॉइंट हम लोग को पता हो जाएगा। तो देखो लिखेंगे y इज इक्वल्स टू x² माइनस 2x प्लस 7, ये हो गया इक्वेशन 1 कर्व का। फिर 5y माइनस 15x इज इक्वल्स टू 13, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पहले इक्वेशन 1 में काम करते हैं, देखेंगे डिवाइड dx, या लिख दो फ्रॉम 1 डिवाइड dx, x² का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, क्या निकला, स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर लिखेंगे फ्रॉम 2, यहाँ भी डिवाइड एक्स निकालो, डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा 5 डिवाइड एक्स माइनस 15 और इक्वल टू में क्या 0। यहाँ से डिवाइड एक्स क्या हो जाएगा हम लोग का, डिवाइड एक्स हो जाएगा 3। ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन। लिखेंगे सिंस द टेंजेंट एंड लाइन 2 आर perpendicular to each other, are perpendicular to each other, एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो देखो पहला स्लोप यहाँ पे क्या निकला है, 2x माइनस 2 इंटू, यहाँ पे स्लोप क्या निकला हम लोग का 3, 2 3 इक्वल्स टू क्या होगा -1। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6 और यहाँ पे -1, तो 6x -6 में आ जाएगा तो क्या बनेगा +6। तो 6x इक्वल्स टू 5, x को रोक लो, 6 नीचे ऊपर 5, तो x का वैल्यू हो गया हम लोग का 5/6। तो अभी x का वैल्यू निकल गया, अभी y का वैल्यू निकालना होगा। तो y का वैल्यू निकालने के लिए ये x का जो वैल्यू है वो इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करना ध्यान से, क्योंकि हमको पॉइंट ऑन दी कर्व चाहिए, क्योंकि कर्व पे टेंजेंट बन रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग x का वैल्यू जाकर के कर्व में पुट करेंगे, वहाँ से y का वैल्यू निकलेगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग का 5/6 पे स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 और प्लस 7, तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 25/36 माइनस यहाँ 2 और 3 सीधा कट कर देंगे तो क्या बचेगा 5/3 प्लस 7। एलसीएम लेते हैं तो 36 और 3 का एलसीएम क्या होगा 36 होगा। तो यहाँ पे 25 माइनस 60 अब प्लस 7 को 36 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 252। तो 252 में से 60 माइनस कर देंगे हम लोग और 25 उसमें प्लस करना होगा। तो 252 प्लस 25 कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 27, यानी कि 277 माइनस में 60/36। 277 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 217/36। ये हो गया हम लोग का y का वैल्यू।
यानी कि हम लोग का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यानी कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनने वाला वो हम लोग को पता हो गया। अब हम लोग को क्या पता होना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट पता होना चाहिए। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकला हुआ हम लोग का, डी बाई डी एक्स क्या निकला हुआ हम लोग का, डी बाई डी एक्स निकला हुआ हम लोग का 2x माइनस 2। अब एक काम करो, x की जगह में 5/6 बैठा दो, तो हो जाएगा 2 इंटू 5/6 माइनस 2, 2 1 जा 2 3 तक कट, क्या बचा 5/3 माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -1/3। क्या निकला हम लोग का, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में। इसको एक काम करते हैं, फ्रॉम वाला पार्ट मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या हम लोग का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब होगा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स, यहाँ पे x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की जगह हम लोग क्या बिठा सकते हैं, देखो क्या निकला था y हम लोग का 217, डी वाई डी एक्स के लिए क्या बिठाएंगे, देखो -1/3, x माइनस एक्स वन के लिए 5/6। बस अब इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। देखो इससे पहले का जो 2-3 क्वेश्चन है पूरा एकदम सिमिलर क्वेश्चन है भाई, पैरेलल परपेंडिकुलर वाला है। ये इक्वेशन ऑफ कर्व थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग कर लिया जाए। बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस कर्व पे बताना है। फिर बोला है जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। अब देखो हम लोग का नॉर्मल इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होगा और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना होगा, फिर दोनों को इंटू करके -1 सेट कर देंगे। इससे हम लोग को x और y का वैल्यू पता चल जाएगा, यानी कि पॉइंट ऑफ वो जो नॉर्मल है वो हम लोग को पता हो जाएगा। तो कर्व का इक्वेशन को उतार लेते हैं यहाँ पे। देखो पहले x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू क्या है, सॉरी, तो इक्वेशन ऑफ कर्व को पहले उतार लेते हैं यहाँ पे। देखो y इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x है यहाँ पे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होगा। तो चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x²। देखो फॉर्मूला और सब अच्छे से याद रखना, जैसे डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला हुआ ये सब, क्योंकि देख रहे हो यूज़ हो रहा है सब, तो अच्छे से याद करके बैठना तो ज़्यादा ईजी लगेगा। तो डी वाई डी एक्स क्या हो गया 1 - 1/x²। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, यानी कि एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x² - 1। तो ये तो हम लोग का निकला स्लोप ऑफ टेंजेंट ना, पर हमको तो चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है हम लोगों का, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1/d/dx, ये होता है। तो लिखेंगे -1/d/dx के लिए किसको बैठा देंगे, ये वाले x² - 1/x²। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे, ऊपर भेज देंगे, तो हो जाएगा x² - 1। ये हो गया हम लोग का स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब देखो इक्वेशन को उतारते हैं स्ट्रेट लाइन का, 3x - 4y = 7, इक्वेशन नंबर 2 है ये। इसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड डी निकालेंगे तो हो जाएगा 3 - 4 डिवाइड डी, और 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो यहाँ से डिवाइड डी क्या हो जाएगा हम लोग का, डिवाइड डी हो जाएगा हम लोग का 3/4। ये हो गया हम लोग का स्लोप ऑफ लाइन। लिखेंगे सीन the normal and straight line 2 are perpendicular to each other। दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर। देयरफॉर इन लोगों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। तो लिखेंगे देयरफॉर ये वाला देखो स्लोप -x² - 1 इंटू और क्या है साथ में 3/4 इक्वल्स टू में क्या -1। पहले तो माइनस बोथ साइड से उड़ा दिया जाए। अब यहाँ पे लिखेंगे 3x² मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, और यहाँ 4x² - 4 इक्वल्स टू में क्या है 1। अब करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x² - 4 इक्वल्स टू में क्या है 3x²। तो हो जाएगा 4x² - 3x² -4 वहाँ जाएगा तो +4, तो यहाँ माइनस करेंगे तो x² इक्वल्स टू क्या निकला 4। अब स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस माइनस रूट हो जाएगा, तो +-√4, तो +-4 का √2। ये हो गया हम लोग का x का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या हो गया हम लोग का +-2। अब अगर हम लोग को y निकालना होगा तो कहाँ जाना होगा अपने
कर्व में जाना होगा। तो चलते हैं अपने कर्व में, लिखेंगे फ्रॉम वन व्हेन x इज इक्वल्स टू +2। जब x का वैल्यू +2 होगा तो देखो दिखने में क्या हो जाएगा, 2 + 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2। व्हेन x इज इक्वल्स टू -2 तब क्या होगा, देखो -2 -1/2, सिंप्लीफाई करेंगे तो -5/2। तो हम लोग को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता हो गया, यानी कि पॉइंट ऑफ नॉर्मल पता हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो x का भी 2 वैल्यू आ रहा है और y का भी 2 वैल्यू ना, यानी कि यहाँ पे 2 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनने वाला है। एक व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 5/2, तो उस टाइम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y - 5/2 स्लोप ऑफ नॉर्मल। अच्छा स्लोप ऑफ नॉर्मल तो हम लोग को भी पता नहीं है ना, x का यहाँ वैल्यू बैठाना होगा। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू +-2 देन स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो उस टाइम में स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा हम लोग का माइनस, ऊपर में x² नीचे x² - 1 है ना, तो x², तो +-2 का स्क्वायर क्या होगा 4, नीचे 4 - 1 यानी कि -4/3। स्लोप ऑफ नॉर्मल एक ही आएगा 4/3 और x - x1 के लिए क्या 2, सिंप्लीफाई करना आंसर आ जाएगा। तो दूसरी बार में क्या करेंगे भाई, x इक्वल्स टू -2 फिर y इक्वल्स टू -5/2। यहाँ से हम लोग को दूसरा जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिलेगा। तो फिर फॉर्मूला बैठाएंगे y - y1 के लिए क्या -5/2, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है भाई -4/3, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का x - x1 के लिए क्या -2 यानी कि +2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को दूसरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोला है हम लोग से क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल का हम लोग को इक्वेशन बताना होगा टू द कर्व, इस कर्व पे जो नॉर्मल बनेगा उसका इक्वेशन बताना है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स -1, 4। तो हम लोग इससे पहले भी डिस्कस किए हैं, टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन बताने के लिए हम लोग को दो चीज़ चाहिए होगा, जिस पॉइंट पर नॉर्मल या टेंजेंट बन रहा है वो पॉइंट पता होना चाहिए यानी कि x1 y1, और दूसरा स्लोप ऑफ नॉर्मल या टेंजेंट पता होना चाहिए। जिस पॉइंट पर नॉर्मल बन रहा है वो हम लोग को पता है -1, 4 यानी कि हम लोग का x1 y1 है। अब हमको निकालना होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होगा, इससे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आराम से निकल जाएगा। तो देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, x² इज इक्वल्स टू 4y, ये हम लोग का गिवन इक्वेशन है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से निकलेगा, इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ddx ऑफ x² क्या होगा 2x, या 4 कांस्टेंट बाहर रखो, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा dy/dx होगा। यहाँ से 2 1 2 2 कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो dy/dx को रोक लेंगे तो 2 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर क्या होगा x। ये क्या निकला हम लोग का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला, पर हमको चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा -1/dy/dx, यानी कि -1/dy/dx के लिए क्या बैठाएंगे x/2 बैठाएंगे, कन्वर्स कर दिया जाए तो हो जाएगा -2/x। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग क्या बैठा सकते हैं, -1 बैठा सकते हैं, तो लिखेंगे एट -1, 4 स्लोप ऑफ नॉर्मल, -1, 4 पे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा -2/x के लिए क्या -1, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, क्या बचा 2 बचा। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या रहेगा हम लोगों का y - y1 मतलब क्या 4 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है 2, ब्रैकेट में x - x1, तो x - x1 के लिए क्या है -1 है, तो हो जाएगा y - 4, यहाँ पे हो जाएगा 2x, और यहाँ पे ऐसे x रख रहे +1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y - 4 यहाँ पे 2x + 2, इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो हो जाएगा 2x - y +y वहाँ गया तो -y + 6 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकला हम लोग का 2x - y + 6 इक्वल टू 0। ये एम एल अग्रवाल का जो बुक है उसके आंसर से मैच नहीं हो रहा है, उसमें आंसर कुछ और है, हम लोग का कुछ और आया, तो हम लोग का आंसर सही है, बुक में जो है वो आंसर गलत दिया हुआ है। कैसे पता चला कि सर आंसर गलत है, क्योंकि देखो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है और नॉर्मल इस पॉइंट पर बन रहा है ना, तो जाहिर सा बात है ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो x और y के लिए तुम लोग यहाँ से -1 और 4 बैठा के देखो,
ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, 0 आ जाएगा। लेकिन जो बुक में इक्वेशन दिया हुआ है एम एल अग्रवाल का, ये अभी का जो एडिशन है इस करंट एडिशन में, इसमें अगर तुम जा करके चेक करोगे तो जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दिया है ना, उसमें अगर -1,4 पुट करोगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा। मतलब हम लोग का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, कर लेते हैं का, ये करेक्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 29, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। बोला है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द फॉलोइंग कर्व्स। अभी देखो दो कर्व्स है, दो, एक ऐसे ऐसे कर्व है, एक मान लेते हैं ऐसे कर्व है। तो दो कर्व जब आपस में इंटरसेक्ट होता है तो दोनों के बीच में तो एंगल बनता है ना। तो हम लोग से बोला है फाइंड द एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन, ये एंगल हम लोग को बताना होगा। तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ये हम लोग का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का फॉर्मूला है। अब सर यहाँ पे m1 एंड m2 क्या है, तो देखो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस पर देखो दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है ना। एक टेंजेंट इस वाले कर्व के लिए रहेगा ये, और एक टेंजेंट इस वाले कर्व के लिए ऐसे आएगा। तो यहाँ पे देखो दो टेंजेंट बनाना, तो दो टेंजेंट का अपना अपना स्लोप होगा। तो ये फर्स्ट टेंजेंट का स्लोप है, ये सेकंड टेंजेंट का स्लोप है। यानी कि ये जो इंटरसेक्शन है उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उसके हेल्प से, टेंजेंट के स्लोप के हेल्प से हम लोग एंगल बिटवीन टू कर्व हम लोग निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है। यानी कि हम लोग का पूरा फोकस कहाँ रहेगा, स्लोप ऑफ टू टेंजेंट निकालने पर रहेगा। तो 1 नंबर करेंगे, देखो एक्स वाई इज इक्वल टू 6 एंड दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 12। लेकिन देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि ये हम लोग को दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। यानी कि जहाँ पे दो कर्व कट हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग को पता होना चाहिए, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब भाई अगर देखो दो लाइन या दो कर्व अगर आपस में इंटरसेक्ट होता है तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे हम लोग। तो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम लोग जो है एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे इसको देखो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, हाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के लिए, साथ में कौन है वाई इज इक्वल टू 12। अब यहाँ देखो एक्स वाई के लिए हम इक्वेशन 1 से क्या बैठा सकते हैं, 6 बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 12, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1। अब एक काम करते हैं एक्स को रोक लेते हैं, तो 6 नीचे ऊपर 12, 6 1 जा 6 2 तक कट, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। अभी वाई निकालना होगा, तो वाई का वैल्यू निकालने के लिए दोनों में से कहीं भी पुट कर देंगे वाई का वैल्यू निकल जाएगा। अगर हम फ्रॉम 1 फिर कर दें, 1 में ही एक्स का वैल्यू जाके पुट कर दें 2, तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6। वाई को रोक लेंगे 2 नीचे ऊपर 6, 2 1 जा 2 3 जा, तो y का वैल्यू क्या हो गया 3। यानी कि हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हम लोग का, लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 2, 3। ठीक, और इसी पॉइंट पर हम लोग का दो टेंजेंट बन रहा है। इस पॉइंट पर ये वाला भी टेंजेंट बन रहा है और ये वाला भी टेंजेंट बन रहा है हम लोग यहाँ पर। अब हम लोग आएंगे दोनों कर्व का जो टेंजेंट है उसका स्लोप निकालने के लिए, उसके लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे हम करेंगे फ्रॉम 1, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तभी ना हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, यानी कि डी बाई डी एक्स। लेकिन यहाँ जब इसको डिफरेंशिएट करने आएंगे देखो तो यहाँ पे यूवी मेथड लगाना होगा ना, एक्स मेरा हो जाएगा यू और वाई मेरा हो जाएगा वी। डिफरेंशिएशन का यूवी मेथड याद है फॉर्मूला ये वाला, डी डी एक्स ऑफ यू वी क्या होता है, यू डी वी डी एक्स प्लस वी डी यू डी एक्स, है ना होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो x को रख करके y को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि u को रखा v को डिफरेंशिएट किए, प्लस अब v को रखो यानी कि y को रखो x को डिफरेंशिएट करो, तो y को रख करके x को डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इंटू 1 इज इक्वल टू में 6 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। अच्छा x और y तो हम लोग जानते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ टेंडेंसी जो वो क्या है 2, 3। तो x के लिए 2 और y के लिए हम लोग 3 बैठा सकते हैं। तो लिखेंगे एट 2, 3, 2, 3 पे हम लोग का डी बाई डी एक्स क्या रहेगा देखो, माइनस y के लिए 3 और x के लिए 2। ये सब समझ लो हो गया हम लोग का m1
पहला स्लोप निकल गया। सिमिलरली हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में काम करेंगे और वहां से उसका स्लोप निकाल लेंगे, यानी कि m2 निकाल लेंगे। इसको हटा देते हैं यहाँ पे, अब लिखेंगे फ्रॉम टू, यहाँ पे फ्रॉम टू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 12। एक्स स्क्वायर को रखेंगे, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स, प्लस वाई को रखेंगे और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2x, और यहाँ पे तो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से डिवाइड डी एक्स को हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा -2xy बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखो x और एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो सकता है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा -2y बाई एक्स। क्यों कैंसिल कर पाए, क्योंकि भाई x 0 नहीं हो सकता यहाँ पे, इसीलिए। लेकिन देखो फिर हम लोग को x और y तो पता है ना, तो फिर लिखेंगे एट 2,3। तो उस टाइम हम लोग का देखो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा माइनस y के लिए क्या बैठाएंगे 3 बैठाएंगे, तो 2 3 6 बाई 2 कट मारेंगे तो कितना हो गया 3, यानी कि -3। यानी कि हम लोग का m2 क्या हो गया, m2 हो गया हम लोग का -3 हो गया। नजर आ रहा है, m2 क्या हो गया हम लोग का -3। अब दोनों स्लोप पता हो गया, अब जो है हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम मिटा रहे, इसको स्क्रीनशॉट करो सब लोग, मिटा रहे इसको। तो लिखेंगे लेट थीटा बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, जो एंगल है वो क्या है, थीटा मान लिया। तो tan थीटा का देखो फॉर्मूला क्या होगा, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। तो m1 के लिए हम लोग क्या बैठाएंगे, देखो m1 यानी कि पहला वाला जो स्लोप था क्या था -3/2 था, क्या बैठाएंगे -3/2 माइनस m2 क्या है देखो -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 प्लस m1 m2, m1 के लिए फिर क्या बैठाएंगे, m1 के लिए बैठाएंगे हम लोग -3/2 इंटू m2 के लिए -3। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 6 6 -3 3/2 और यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/2 यानी कि 11/2 है ना। सिंप्लीफाई कर दिया इसको, थोड़ा तुम लोग खुद से कैलकुलेट करके देखोगे कितना आएगा 11/2, 2 कट हो गया, क्या बचा 3/11। ये तो वैसे भी पॉजिटिव है, तो हो गया देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 3/11। या फिर ऐसा कर सकते हैं, थीटा को रोक लिया, tan वहाँ भेज देंगे, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/11। ये हो गया हम लोग का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू कर्व्स। कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड एट द पॉइंट ऑफ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, बस यहाँ पे एक नया चीज ऐड कर दिया है कि एंगल कहाँ बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनना चाहिए। ये एक नया चीज ऐड हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट याद है, ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 90 के बीच में रहता है। तो हम लोग का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4, और दूसरा है हम लोग का x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। एक काम करते, इक्वेशन 2 मत करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 +4 और +4 यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। इसको करेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा, उसके बाद जाकर के हम लोग दोनों का स्लोप निकालेंगे। क्लियर है ना, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो चलो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। पहले इक्वेशन 1 लिख लो, x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और नीचे लिखेंगे x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको हम लोग अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, साइन ऑपोजिट करना होगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस करना होगा। इससे देखो x² और वाई स्क्वायर वाला दोनों टर्म कैंसिल हो गया, क्या बचा, यहाँ बचा 4x, और यहाँ पे 4 + 0 क्या बचा 4। तो x को रोक लेंगे तो 4 नीचे 4 ऊपर, कट मारो, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया।
अब ये x का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में चल करके पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या बैठा सकते हैं हम लोग, 1 बैठा सकते हैं। तो 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -1। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +-√3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे y का दो वैल्यू निकला ना, एक निकला +√3 और दूसरा क्या है -√3। अब आते हैं क्वेश्चन में वापस से, देखो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो बन रहा था वो कहाँ बन रहा था, देखो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ना। और हम लोग जानते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें x और y दोनों क्या होता है पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव होता है और हम लोग का y भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसलिए y का हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। देखो क्वेश्चन में बोल दिया ना पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो लिखेंगे y इज इक्वल्स टू +√3। रीजन सिंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए हम लोग सिर्फ +√3 लेंगे। तो हम लोग को वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लिखेंगे देखो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता हो गया। कितना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है √3 पॉजिटिव में, तो 1, √3 हो गया। अब हम लोग दोनों कर्व का क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो इसको हम मिटा रहे हैं, तुम लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लो, मिटाएंगे इसको। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। सब कुछ काम नहीं है इनका, सब खत्म हो गया यहाँ पे। तो स्लोप निकालेंगे तो फ्रॉम 1, चलो फ्रॉम 1 का स्लोप निकालते हैं। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y स्क्वायर के लिए 2y, पर साथ में क्या लगाना होगा, dy/dx लगाना होगा। अब 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -x/y। तो हम लोग का x और y दोनों का वैल्यू पता है 1, √3। यहाँ जो कोऑर्डिनेट बना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या है 1, है। तो लिखेंगे एट 1, तो हो जाएगा dy/dx यहाँ पे -x के लिए 1 और y के लिए √3। ये हो गया हम लोग का dy/dx क्या -1/√3, यानी कि हम लोग का पहला स्लोप निकल गया, m1 हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरा स्लोप फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 2 में देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y स्क्वायर के लिए 2y dy/dx -4x के लिए 4 और इक्वल टू में क्या है 0। अब यहाँ से dy/dx को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से dy/dx को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 -x/y। पहले 2 कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर दिया हम, तो हो गया 2 -x/y एट 1, √3। तो जहाँ पे x है वहाँ 1 बैठा और जहाँ y है वहाँ पे √3, तो 2 - 1/√3 कितना हो गया 1/√3। ये निकल गया हम लोग का सेकंड स्लोप। बस काम खत्म हो, tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे लेट थीटा बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, तो क्या है फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल्स टू m1 - m2/1 + m1 m2। तो देखो m1 के लिए क्या बैठाएंगे हम लोग, m1 के लिए हम लोग बैठा सकते हैं -1/√3, तो लिखेंगे -1/√3 -m2 के लिए क्या बैठाएंगे 1/√3, तो हो जाएगा 1/√3 1 + m1 m1 के लिए फिर क्या बैठाएंगे हम लोग -1/√3 -1/√3 इंटू m2 के लिए क्या बैठाएंगे 1/√3। तो ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -2/√3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 1 × 1 और √3 × √3 क्या होगा 3, तो आ जाएगा 1/3। इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो हो जाएगा -2/√3, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे 2/3। तो देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हम लोग का 1/√3 क्या बचा, देखो यहाँ पे इसको यहाँ पे करते हैं
तो हो जाएगा -1/√3, यहाँ पे क्या है 1/3। तो इसको हम लोग थोड़ा कन्वर्ट किया जाए तो हो जाएगा -3/√3। रैशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा -√3, और -√3 का मॉडुलस क्या होता है, √3 होता है, यानी कि tan थीटा कितना बचा, √3 बचा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा और √3 के लिए 60 डिग्री बैठा देंगे, tan 60 बोथ साइड से tan रिमूव, तो थीटा क्या हो गया 60 डिग्री। देखो सही है। वैसे भी हम लोग का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बना था वो कहाँ था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या था 0 से 90। आंसर कितना है 60, मतलब करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक वर्ड है ऑर्थोगोनली का। तो बोला है फाइंड द कंडीशन दैट द कर्व दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। अब पहले हमको ये बताओ व्हेन द टू कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। बहुत आसान, इसको समझना है। मान लेते हैं एक कर्व है ऐसा और एक कर्व है मान लेते हैं ऐसे, दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, क्या ये ऑर्थोगोनली है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट हुआ या नहीं। अब उसके लिए क्या करते हैं, बहुत आसान। ये जो कर्व है इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है? ये जो कर्व है उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, और ये वाला जो कर्व है ना, ये वाला, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। अब दोनों टेंजेंट के स्लोप का हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर दोनों टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाता है तो समझ जाना कि दो कर्व इंटरसेक्ट क्या ऑर्थोगोनली। समझ में आ रहा है? दो कर्व ऑर्थोगोनली कब इंटरसेक्ट करता है, जब दोनों का टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा, तो समझ जाना वो दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर क्वेश्चन में ये तुमसे बोल दे क्लियर कि ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली दोनों कर्व के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा। अगर चेक करने बोलेगा तो दोनों का स्लोप -1 निकाल के दिखाएंगे हम लोग, दोनों का प्रोडक्ट। लेकिन अगर बोल दें कि ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हम लोग क्या यूज करेंगे, -1 यूज करेंगे। देखो यहाँ पे बोला है फाइंड द कंडीशन दैट द कर्व इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि दोनों कर्व पे जो टेंजेंट बनेगा उसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 2x = y² और यहाँ 2xy = k। लेकिन भाई सबसे पहले तो हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले पता होना चाहिए ना। तो इसलिए दोनों इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। कैसे देखो, यहाँ पे 2x के लिए हम क्या बैठा सकते हैं, y² बैठा सकते हैं। तो लिखेंगे y² × y = k। यहाँ पे लिख दो कहाँ से लाए, फ्रॉम 1 से लाए, तो हो जाएगा y³ = k। क्यूब वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, k पे पावर 1/3 बन जाएगा, है ना। पावर 3 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा 1/3। अब अभी जो y का वैल्यू है कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को। तो लिखेंगे पुटिंग y = k पावर 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में जहाँ y दिख रहा है वहाँ पे क्या बैठाएंगे, k पावर 1/3 बैठा देंगे। तो हो जाएगा 2x = k पावर 1/3 और उस पर क्या स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x = k पावर 2/3। x को रोक लेंगे तो हो जाएगा k पावर 2/3 होल बाई 2। किसका वैल्यू निकला, x का। यानी कि हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट पता हो गया हम लोग को। यहाँ पे क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2 k पावर 2/3 कॉमा y के लिए क्या होगा k पावर 1/3। अब क्या निकालना है, अब दोनों का स्लोप निकालना है, और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या बैठाएंगे -1। क्यों, क्योंकि दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो चलो दोनों का हम लोग स्लोप निकालते हैं। फ्रॉम 1 इसको डिफ्रेंशिएट करके इसका स्लोप निकाला जाएगा। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2, और y² का डिफ्रेंशिएशन 2y/dx। देखो कब से हम लोग ये सब कर रहे हैं ना, 2 कट, तो dy/dx क्या होगा हम लोग का 1/y। अब y के लिए हम लोग क्या बैठा सकते हैं, y के लिए हम लोग यहाँ से k पावर 1/3 बैठा सकते हैं। तो हो जाएगा k पावर 1/3, पावर होल पावर -3 भी कर सकते हैं। ये हम लोग का निकला पहला स्लोप, यानी कि m1 लिख सकते। अब आते हैं फ्रॉम 2 में, फ्रॉम 2 यहाँ पर आ जाओ।
2xy इज इक्वल टू क्या है के। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करने हैं यू भी लग जाएगा ना, x को रखा y को डिफ्रेंशिएट dy dx प्लस y को रखा x का डिफ्रेंशिएशन 1 और k तो कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो यहाँ से dy dx क्या हो जाएगा मेरे को देखो, dy dx हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। अब x और y की जगह हम लोग यहाँ से वैल्यू बैठा सकते हैं, तो लिखेंगे माइनस वाई बाई एक्स। तो y के लिए क्या बैठाएंगे k पावर 1/3, लिखेंगे k पावर 1/3। x के लिए क्या बैठा सकते हैं k पावर 2/3/2, k पावर 2/3/2। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कन्वर्स होकर ऊपर जाएगा -2 और k पावर 1/3 -2/3 कितना हो जाएगा -2 k पावर -1/3। ये आ गया हम लोग का सेकंड स्लोप यानी कि m2। अब क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1 and 2, ऐसे लिखो कर्व 1 and 2, सिंस कर्व 1 and 2 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1 यानी कि m1 इंटू m2 क्या होगा -1। m1 के लिए बैठाएंगे k पावर -1/3, m2 के लिए बैठाएंगे -2 k पावर -1/3 इक्वल टू में क्या है -1। अब यहाँ से k को सॉल्व किया जाए क्योंकि कंडीशन के माने क्या k का वैल्यू ही बताना है। तो आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा -2 k टू दी पावर, देखो दोनों k बेस है ना मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होगा प्लस, तो -1/3 और -1/3 को प्लस करेंगे तो क्या होगा -2/3 और इक्वल टू में क्या है -1। -2 को नीचे भेज देंगे तो k पावर -2/3 और यहाँ पे हो जाएगा -1/-2 माइनस कट तो k पावर -2/3 क्या हो गया 1/2 हो गया। अगर हम चाहते हैं इस पावर माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना तो लिखेंगे k पावर 2/3, उसके बदले में ये पलट जाएगा 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। अब देखो अगर हम क्यूबिंग बोथ साइड कर दें, अगर हम लोग क्यूबिंग बोथ साइड कर दें क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा देखो अंदर बाहर का पावर मल्टीप्लाई होता है ना, यानी कि 2/3 इंटू 3 और 2 का क्यूब 8 कट मारो तो k स्क्वायर कितना हो गया 8। तो पूछा ना कौन सा कंडीशन पे ये इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली करेगा, तो देखो अगर k स्क्वायर का वैल्यू 8 होता है ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा। कितना इजी देखो क्वेश्चन नंबर 33। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है और इस कंसेप्ट पे हम लोग ऑलरेडी सम बना चुके हैं, बहुत इजी है। बोला है प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस टच ईच अदर, हम लोग को प्रूव करना है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच करता है। तो देखो मान लीजिए एक ऐसा कर्व हुआ ये वाला जैसे इक्वेशन 1 एंड ये मान लेते हैं दूसरा कर्व है, तो देखो दोनों टच कर रहा है एक पॉइंट पे ना, तो दोनों कर्व टच करेगा उसका एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना उस पर हम लोग जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना तो वो टेंजेंट देखो इस कर्व के लिए भी बनेगा और ये टेंजेंट इस कर्व के लिए भी बनेगा। तो देखो एक ही पॉइंट पर टेंजेंट बन रहा है जो दोनों के लिए है ना, तो अगर हम लोग इस टेंजेंट को इस कर्व के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो देखो इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप के बराबर होना चाहिए क्योंकि एक ही टेंजेंट है। तो इस कर्व का स्लोप और इस कर्व का स्लोप दोनों क्या होगा इक्वल होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो समझ जाएंगे कि दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहा है। यानी कि हम लोग क्या करना होगा दोनों का स्लोप निकालना होगा और देखेंगे दोनों का स्लोप क्या है इक्वल है, तो समझ जाना कि यहाँ पे वो टच कर रहा है। तो स्लोप निकालने से पहले हम लोग को ये पॉइंट निकालना होगा ना जिस पॉइंट पर वो लोग दोनों टच हो रहा है। तो कैसे दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, देखो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है 4 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 8, इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। यहाँ से काम करते हैं x को सॉल्व कर लेंगे या फिर y को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4/x, तो इक्वेशन 2 में बैठा दो, जहाँ पे y हमारा बैठा दो 4/x और उस पर क्या स्क्वायर यहाँ पे 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 8। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे होगा x पावर 4 प्लस 16 और यहाँ पे 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे 1 है तो 1 के क्रॉस में क्या होगा x पावर 4 प्लस 16 और 8 के क्रॉस में क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 8x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा x पावर 4 8x स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या बनेगा -8x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0।
अब अगर हम लोग ध्यान से इसको देखें तो एक्चुअल में ना फॉर्मूला देखो इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर है ये, इक्वल टू में क्या 0, स्क्वायर वहाँ जाएगा तो भाई √0 0 हो गया, -4 वहाँ जाएगा तो क्या बना +4, स्क्वायर वहाँ भेजेंगे तो प्लस माइनस √4 कितना हो गया +-2, ये हो गया हम लोग का एक्स का वैल्यू क्या +-2। अब इसको हम लोग चलेंगे कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वाई निकल जाएगा। जैसे अगर हम इसको इक्वेशन 1 में लेके आ जाए तो फ्रॉम वन व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, जब x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का वैल्यू भी देखो 2 हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल्स टू -2, जब x का वैल्यू यहाँ -2 पुट करेंगे तो y क्या होगा, y भी -2 हो जाएगा। तो देखो वो पॉइंट हम लोग को निकल गया, बस हम लोग को दिखाना होगा कि इस कर्व का स्लोप और इस कर्व का स्लोप दोनों क्या है इक्वल है। तो चलो अब दोनों कर्व का हम लोग स्लोप निकाला जाए, तो इसको हटा दिया जाए। चलो दोनों कर्व का स्लोप निकालेंगे। फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में dy dx लगा देंगे हम लोग, तो x को रखेंगे y का डिफरेंशिएशन dy dx, y को रखेंगे x का डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ पे 4 का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ से dy dx को सॉल्व कर लो तो dy dx क्या हो जाएगा -y/x, ये दिख रहा है हम लोग का dy dx। अच्छा x और y तो हम लोग को पता है, तो लिखेंगे एट x इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 2, तो dy dx क्या हो जाएगा देखो dy dx होगा -1 एंड एट x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू -2, उस टाइम भी हम लोग का dy dx क्या होगा, dy dx हो जाएगा हम लोगों का -1। यानी कि इक्वेशन नंबर जो 1 दिख रहा है यानी कि कर्व 1 उसका स्लोप क्या आएगा -1 ही आएगा, चाहे 2 पे हो या -2 पर हो, स्लोप क्या होगा -1। अब उसी तरह हम लोग कर्व 2 में काम करेंगे और उसका भी स्लोप क्या आना चाहिए -1 आना चाहिए, तो समझ जाएंगे कि दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फ्रॉम टू अब इक्वेशन 2 में जाके dy dx करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, पर साथ में क्या लगाना होगा dy dx लगाना होगा, और 8 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ से dy dx को फिर सॉल्व कर लो तो dy dx देखो फिर क्या हो जाएगा -x/y होगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 2, तो उस टाइम भी हम लोग का स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा -1 एंड जब x का वैल्यू -2 और y -2 होगा तो उस टाइम में dy dx क्या होगा, उस टाइम भी -1 होगा। तो देख रहे हो स्लोप ऑफ कर्व 1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कर्व 2, इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहा है। तो लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ कर्व 1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कर्व 2, therefore the two given curves touch each other। हो गया, प्रूव हो गया, कितना इजी है। बस यहाँ पे मेन पॉइंट हम लोग को याद रखना था कि दो कर्व अगर टच कर रहा है तो दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए इक्वल, ये दिमाग में रखना हम लोग को, बस हो जाएगा काम।